हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आपने देखा होगा, अगर लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी है तो उसमें हमने 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, आपके सामने डिस्कस किए थे और आज उससे आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन यूपी, टीजीटी, पीजीटी कॉमर्स के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो आप देखिए, हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। तो आप देखें अपने स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूंजी 50,000 रुपए, दायित्व 30,000 रुपए, स्थायी संपत्तियां 70,000 रुपए, तो चालू संपत्तियां कितने रुपए की होंगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपने क्लास 11 में अकाउंटिंग इक्वेशन तो की होगी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर ही बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन भी, लेकिन इसे हम बैलेंस शीट की हेल्प से कर सकते हैं। आपने देखा कि हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो बैलेंस शीट में इधर आती है आपकी कैपिटल, फिर इधर आती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर आती है करंट लायबिलिटीज। देन एसेट साइड में आपकी आती है नॉन करंट एसेट्स, देन करंट एसेट्स। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल हमें गिवन है 50,000, लायबिलिटीज भी गिवन है 30,000 और फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है 70,000। तो ये जो फिक्स्ड एसेट्स हैं ये क्या होती है? हमारी नॉन करंट एसेट्स के अंदर ऐड होती है 70,000। इसके बाद कैपिटल गिवन है 50,000, नॉन करंट लायबिलिटीज या लायबिलिटीज टोटल ही दे रखी है, मतलब टोटल मिलाकर के कितनी है 30,000। और अब अगर हम इनका टोटल देखें 80,000 और इस 80 में से अगर मैं 70 को लेस कर दूं तो जो डिफरेंस बचेगा वो 10,000 का बचेगा। और ये 10,000 का डिफरेंस किस चीज का बचा? करंट एसेट्स का डिफरेंस बचा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपी पीजीटी 2021 में, वो बीएसटी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि संगठन का वह प्रारूप जिसमें रेखीय प्रबंधक को विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध होती है। विशेषज्ञ यानी कि एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है। तो एक्सपर्ट्स की जो एक एडवाइस है, सहायता है, जो हेल्प है, वो प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है? उस संगठन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? रेखीय संगठन कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। समिति संगठन कहते हैं, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, या फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये कार्यात्मक संगठन, या रेखीय एवं विशेषज्ञ संगठन कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है रेखीय एवं विशेषज्ञ संगठन। जैसे इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। कल जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया था 10 क्वेश्चन में, तो आज डायरेक्टली हम आंसर्स की बात करेंगे। तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे कि क्या आंसर हमारा होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध लेखांकन का एक उपकरण नहीं है? प्रबंध लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात की जा रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा एक उपकरण नहीं है? उपकरण का मतलब होता है टूल्स। कौन सा इनमें से एक टूल्स नहीं है? अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैंने ये क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर आप चाहते हैं इनको मैं इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कराऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसने क्या पूछा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टूल्स है वो कौन सा नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी नहीं वाले क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये टूल्स होता है। फिर माप लागत लेखांकन यानी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी टूल्स होता है। वित्तीय विवरण का विश्लेषण, ये भी एक टूल्स होता है, यानी एनालाइसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी एक टूल्स है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं स्फीति लेखांकन यानी कि इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है ये मैनेजमेंट का टूल्स नहीं है। ये मैनेजमेंट का टूल्स नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविच्छेद बिंदु से क्या तात्पर्य है। संविच्छेद बिंदु अब से पहले भी मैंने बताया है, ब्रेक इवन पॉइंट को संविच्छेद बिंदु कहा जाता है। संविच्छेद बिंदु का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ना तो प्रॉफिट में होती है और ना ही लॉस में होती है। दैट मीन्स जहां पर टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है। टोटल रिवेन्यू किसके इक्वल होती है? टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है, यानी कि फर्म को ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना लॉस हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसने पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट का इसमें से कौन सा रिलेशन है, या इससे हम किसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। तो सीधी सी बात है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर है। अगर सेल्स की मल्टीप्लाई पीवी रेशियो से करते हैं और माइनस कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये देखो 2021 में दिया था आयोग ने, वैवाहिक आमंत्रण पत्र के मुद्रण के लिए, मुद्रण यानी कि छापने के लिए, वैवाहिक आमंत्रण का मतलब क्या है, यानी कि जो शादी के कार्ड वगैरह छापे जाते हैं उसकी बात की जा रही है। मुद्रण वगैरह छापने के लिए सर्वाधिक सबसे बेटर उपयुक्त लागत लेखांकन प्रणाली कौन सी है। तो हमें क्या बताना है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बताना कौन सा सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपकार्य लागत विधि। उपकार्य लागत विधि यानी कि जॉब कॉस्टिंग, इसके लिए होगा आपका जॉब कॉस्टिंग। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक व्यक्ति द्वारा 10% का अधिभार जहां उसकी कुल आय अधिक होगी। एक व्यक्ति है, उस पर जो टैक्स लगाया गया है, जो टैक्सेशन है, और उसके ऊपर जो सरचार्ज लगता है, अधिभार मतलब सरचार्ज की बात की जा रही है, तो जो सरचार्ज लगेगा वो 10% लगेगा। लेकिन वो कब लगेगा? जब उसकी इनकम कितने से ज्यादा होगी। तो ये याद रखना, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है, तो उस पर 10% का सरचार्ज लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मान करके चलिए 2026 में भी ये क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है, चाहे टीजीटी में पूछा जाए या पीजीटी में पूछा जाए, लेकिन आएगा जरूर 100%। क्या कहा गया कि माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार, यानी कि इन्होंने एक पॉपुलेशन प्रिंसिपल दिया था। किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो खाने की पूर्ति होती है वो अंकगणितीय वृद्धि से बढ़ती है, और जो जनसंख्या होती है वो बढ़ती है आपकी जियोमेट्रिक से, यानी कि ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। तो ऑप्शन हमें इसमें देखना है। इसने बोला कि जनसंख्या अंकगणितीय रूप से बढ़ती है, बिल्कुल भी नहीं, जनसंख्या तो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। इसने बोला खदान उत्पादन ज्यामितीय रूप से बढ़ता है, नहीं जी, ये तो अंकगणितीय रूप से बढ़ता है। फिर इसने बोला जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, हाँ ये बात इसकी सही है। ए और बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, अलग अलग तरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये रिपीट हुआ है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्गमन के संबंध में आवेदन राशि इससे कम नहीं होनी चाहिए। बात किसकी कर रहा है? सेबी की बात कर रहा है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो सेबी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी, सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब सेबी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कोई कंपनी जो है वो अपने अंशों के निर्गमन के टाइम पे, यानी कि शेयर्स को इश्यू करते टाइम पे कितने से कम पैसे नहीं मांग सकती, यानी कि कॉल नहीं कर सकती। अंशों के नामित मूल्य से कोई मतलब नहीं है, अंशों के निर्गत मूल्य से बिल्कुल मतलब है, लेकिन 10% ये गलत है।
अंशों के नामित मूल्य से तो कोई मतलब ही नहीं होता है, अंशों के निर्गत मूल्य का 25%। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर सेबी के अकॉर्डिंग हम देखें तो कोई भी कंपनी अंशों के इशू प्राइस यानी कि निर्गत मूल्य के 25% से कम पैसा नहीं मांग सकती। और अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी नॉमिनल वैल्यू का, किसका, नॉमिनल वैल्यू कह सकते हैं या फेस वैल्यू का कितना परसेंट, 5% से कम नहीं मांग सकते। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन सेंस के ऊपर आपसे पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2021 के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। सांख्यिकीय विश्लेषण के अंतर्गत, सांख्यिकीय विश्लेषण की बात कर रहा है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की बात कर रहा है कि इसके अंतर्गत इनमें से कौन सा एक गुण नहीं है। देखो फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं की बात करनी है। कौन सा एक गुण नहीं है। तो अगर इसमें हम बात करें, ये जो बहरापन है, बहरापन यानी कि कोई इंसान बहरा है, ये एक क्वालिटी की बात हो रही है किसी की। सुंदर है, ये भी क्वालिटी की बात हो रही है। अंधा है, ये भी क्वालिटी की बात हो रही है। लेकिन अगर आप ऊंचाई की बात करेंगे तो इसको मेजर किया जा सकता है। ऊंचाई की बात अगर की जा रही है तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम गुण के अंदर लेकर के नहीं जाएंगे। यानी कि ये किसी की क्वालिटी नहीं है बल्कि ये क्वांटिटेटिव डेटा है। ये कैसा डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है। और जो ये बाकी सारी चीजें हैं, चाहे हम बहरेपन की बात करें, सुंदरता की बात करें या अंधेपन की बात करें, ये कैसे डेटा है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। तो इसने क्या पूछा कि क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऊंचाई नहीं है, तो सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पूर्व अनुमान की एक तकनीक नहीं है। तकनीक यानी कि टेक्निक नहीं है। तकनीक का मतलब क्या है भाई, टेक्निक। कौन सी इनमें से एक टेक्निक नहीं है, किसकी नहीं है, व्यावसायिक पूर्व अनुमान की टेक्निक नहीं है। व्यावसायिक पूर्व अनुमान का मतलब क्या है, बिजनेस फोरकास्टिंग की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है, बिजनेस फोरकास्टिंग की बात कर रहा है, बिजनेस फोरकास्टिंग। तो बिजनेस फोरकास्टिंग की इनमें से कौन सी टेक्निक नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो बजट है, बजट, ये भी इसकी टेक्निक है भाई। बजट बना करके हम क्या करते हैं, फ्यूचर में झांकने की कोशिश करते हैं, फ्यूचर के लिए बजट बनाया जाता है। वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण, वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण, ये इसकी कोई टेक्निक नहीं है। प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है, रिप्रेजेंट करना, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट उस चीज को किया जाता है जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बना चुके हैं, यानी कि अपने पास्ट रिकॉर्ड्स को जो प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बात की जा रही है। तो पास्ट की तो हम बात ही नहीं करते। जब भी पूर्वानुमान लगाया जाता है, प्लानिंग की जाती है, तो हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, तो पास्ट का कोई रोल नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सही आंसर तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी बजट है या लागत मानकों का निर्धारण है, यानी कि कॉस्ट स्टैंडर्ड को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना, या लाभ का नियोजन, या देखो आगे ना प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग की बात करें, नियोजन मतलब प्लानिंग, प्रॉफिट की प्लानिंग के बारे में बात की जा रही है। तो अगर प्लानिंग आ गया तो क्या है, वो फोरकास्टिंग है, फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है। आपने बीएसटी के अंदर भी पढ़ा है कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। पढ़ करके आए आप अच्छे से, प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, भविष्य में झांकने की प्रक्रिया को प्लानिंग बोला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।